एनसीईआरबी का डेटा कोई ऐसा कठिन रॉकेट साइंस नहीं कि जिसको पढ़ने में आपको कठिनाई हो रही हो। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता है कि योगी राज्य में क्राइम बढ़ा है। 2012 से 2017 तक 815 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इन 9 साल में एक भी नहीं हुआ है। माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें 14,500 करोड़ से ऊपर की संपत्ति कुर्क की गई है। फिर बदायूं कांड की चर्चा होने लग रही है, बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप की चर्चा होने लगी। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये तो एक मिसाल है। आप संदेश क्या दे रहे हैं? और ये जो बच्चियां हैं हमारी देवी स्वरूपा, ये क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है कि तुम्हारे लुच्चे लफंगे आकर के जो है उनको नोचेंगे, खसोटेंगे और आप कह रहे लड़के लड़कों से गलती हो जाएगी? और विशेषकर ये अभयदान तब होगा जब लड़के विशेष बिरादरी के हों। महेंद्र फौजी एक कुख्यात एक माफिया के साथ साथ बाहुबली था और डकैत था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनसे कहा था कि हमको आपका तबादला करना पड़ेगा वरना सरकार तक गिर सकती है। माफिया बड़ा है, अपराधी बड़ा है, यह लोकतंत्र और कानून का राज्य बड़ा है। आपने चयन कर लिया कि एसएसपी को हटा दिया, उसका मनोबल। सवाल ये उठता है कि आप बाहुबली के पीछे खड़े क्यों कमर कस के? क्या आपके कमाऊ पूत हैं? आपके बूथ कैप्चरर्स हैं वो आपके आखिर इतने सगे क्यों? सबकी घरों में फोटो लग गए, फातिहा पढ़ गया रॉबिन हुड। भर्ती आयोग नहीं था, यादव आयोग था, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश के लिए अभी भी जरूरी है? उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए जरूरी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में अभी से ही चर्चाएं खूब शुरू हो चुकी हैं कि कैसा होगा चुनाव, कैसा नहीं होगा, वो तो 27 में जनता तय करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के एनसीईआरबी के आंकड़े जो आए हैं अपराध के, उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। एक तबका कह रहा है कि अपराध बढ़ गया है योगी सरकार में, दूसरा तबका कह रहा है कि ध्यान से पढ़ो, 17 के बाद उत्तर प्रदेश बदला है, 17 के पहले वाला उत्तर प्रदेश बेहद खौफनाक वाला था। संगठित अपराध, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया और ऐसे तमाम आपको अतीक, मुख्तार, महेंद्र फौजी मिल जाएंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश की हकीकत कौन सबसे बेहतर समझा सकता है, जिसने उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला? मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश को लेकर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनवीएफ न्यूज पर। धन्यवाद रोहित जी की बड़ी कृपा की आप पधारे और एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मेरे प्रिय विषय पे आपने वार्तालाप करने का अवसर दिया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आपने वक्त दिया। और सबसे पहला सवाल, एनसीईआरबी के आंकड़े आए, कंफ्यूजन बहुत है लोगों को कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में अपराध बढ़ कैसे गया। लोग ये इस वक्त सोशल मीडिया पर चला रहे, सच्चाई बताइए। मैं तो स्तब्ध हूं कुछ लोगों की विद्वता को लेकर के। एनसीईआरबी का डेटा कोई ऐसा कठिन रॉकेट साइंस नहीं कि जिसको पढ़ने में आपको कठिनाई हो रही हो। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता है कि योगी राज्य में क्राइम बढ़ा है। पहले तो मैं अपने विद्वान मित्रों से कहूंगा कि जैसे अगर आपको मुकाबला करना है गाड़ियों का वेट, उसमें एक ट्रक है, एक टू व्हीलर है, एक साइकिल और एक ट्राइसिकल है, तो जाहिर है ट्रक का वेट हमेशा ज्यादा रहेगा। 25 करोड़ का जो प्रदेश है उसका क्राइम लोड पुडुचेरी, गोवा, दिल्ली उससे हमेशा ज्यादा रहेगा। आप अगर ग्रॉस फिगर में जा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आप फिर उसको समझ लीजिए कि आप कंपेयर कर रहे हैं एक तितली को एक हाथी के वेट से। पहले तो ये समझ लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रति लाख जनसंख्या और उस क्राइम को अब आप डिवाइड करेंगे तो जो प्रति लाख का एवरेज आएगा वो एक यूनिफॉर्म टेबल होगा। लेकिन हमारे विद्वान कहते हैं यूपी में इसके फिगर सबसे ज्यादा वो तो होंगे ही होंगे। अब जैसे मेरा वेट आपसे हमेशा ज्यादा रहेगा, आप होंगे 65 किलो के, मैं हमेशा 105 किलो का रहा हूं। तो जब कंपेयर करना है तो अब बॉडी मास को लेके कोई फॉर्मूला निकालेंगे कि मनमाने तरीके से कह देंगे आपका वेट बहुत ज्यादा है, मेरा वेट तो हमेशा ही से ऐसा ज्यादा रहा। अब पर लैख के पॉपुलेशन पे अगर आप आ जाएं, अब मैं आपकी बात को और आसान करके बता देता हूं। उसकी मुझे मालूम था कि आप ये प्रश्न करेंगे।
आपकी डकैती जो है वो 94% कम हो गई है, रॉबरी 85% कम हो गई है, और एक अपराध जो कभी कम नहीं हो सकता मिनिमाइज, हत्या, वो भी 47% कम हो गई है। महिला अपराध कम हो गया है, बलात्कार कम हो गए हैं। अब और आप क्या चाहते हैं ये और बता दीजिए। 47% तो बलात्कार भी कम हो गए। महिला अपराध उत्तर प्रदेश में सच चढ़ के बोल रहा है। तो मेरे पहले परामर्श होगा कि पहले क्राइम एनालिसिस करना एक बार सीख लें, ट्यूटोरियल ले लें कि क्राइम की एनालिसिस कैसे की जाती है, उसके बाद आ जाए। अब 2-4 फिगर्स में आपको और बता दूं, 2012 से 2017 तक 815 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इन 9 साल में एक भी नहीं हुआ है। ठीक, इसकी तरह से आप देख लीजिए, 2,20,000 सिपाहियों की भर्ती हुई है, त्रुटि विहीन, अभूतपूर्व। ऐसी भर्ती सिपाहियों की कभी नहीं हुई है। उसके बाद हम बाद में करेंगे कि जो विकास कार्य पुलिस के संबंध में जो टेक्नोलॉजिकल आया है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम केवल क्राइम की बात कर लें। आपने बात की थी माफिया राज की। आप जहां बैठे हैं यहां पर यह संभव नहीं था कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें और आपकी बड़ी अच्छी कार खरीद लें और आपके पास फोन ना आ जाए। लूट खसोट करने के लिए, जबरन धन वसूलने के लिए, इसको कहते थे क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री और वाइल्ड वेस्ट ऑफ यूपी। अब वो सब तमाम चीजें खत्म हो गई। मुख्तार, अंसारी, अतीक, अशरफ ये थे। और यही नहीं, आपने देखा होगा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें 14,500 करोड़ से ऊपर की संपत्ति कुर्क की गई है। सैकड़ों, मैं समझता हूं कि उसमें सैकड़ों नहीं 977 तो रासुका के अंतर्गत जेल में है। इसके अलावा मैंने सुना है कि 1500 से ऊपर माफिया के गिरोह के लोग गैंगस्टर में अटैच हुए हैं। मैंने बताया 14,500 की उनकी संपत्ति चल कुर्क हो चुकी है। अब इसके अलावा 2023 में ऑपरेशन कन्विक्शन चला गया था। उसमें ऐसे बाहुबली जो कोर्ट से छूट जाते थे, इंक्लूडिंग विजय मिश्रा भदोही वाले, उसमें ऐसे लोगों की कन्विक्शन हुए 97 तो मृत्युदंड मिला है लोगों को। ऐसे हजारों की तादाद में है जिनको लाइफ आजीवन कारावास मिला है। 1.25 लाख लोग दंडित किए गए हैं। ऐसा अभूतपूर्व कोर्ट में जो कि ऑपरेशन कन्विक्शन में कामयाबी मिली, ऐसा कभी हुआ नहीं था। 17 के पहले ऐसा नहीं होता था। अरे उसके पहले भी 2500 साल पहले नहीं हुआ था। उसमें मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन कन्विक्शन ऐसा हुआ है कि आपने एक युद्ध स्तर पे बढ़िया प्रोसिक्यूशन, सजायाबी कराई। आप ये बता दें, आपने पहले कभी सुना था कि 2 साल में 97 को फांसी मिल जाए, 10,000 को आजीवन कारावास मिल जाए? ये तो वो कम कर दिया कि ये समझ लीजिए कि असंभव कार्य करके दिखा दिया है। अतीक का तो केस लिस्ट नहीं होता था। लिस्ट ही नहीं होता था। 11-11 जजेस अपने को रिक्यूज कर लेते थे हाई कोर्ट के मारे दहशत के। अब सब जो है जेल में जा रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं, या तो आजीवन कारावास हो रहा है। और जिन लोगों को जो बहुत बड़े बड़े बाहुबली थे, एक तरीके समझिए ये केवल सजायाबी नहीं है। जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके अंतर्गत अगर आपको लंबी सजायाबी मिल जाए तो आप निर्वाचन से भी जो है प्रतिबंधित हो जाते, फिर आप निर्वाचन नहीं लड़ पाएंगे। वो भी जनता के लिए बहुत बड़ा वरदान है कि बाहुबली को सजा मिल जाए 7-7 साल की, 5-5 साल की, तो उसके बाद वो निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित जाते हैं। तो ये एक बहुत सुखद अनुभव है। और जिस तरीके से सरकार ने अभियोजन विवेचना की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके इनको सजा दिलवाई है, ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। सर, जब महिला अपराध की बात होती है तो इस वक्त महिला अपराध में यूपी बहुत नीचे आ चुका है। एक वक्त था कि जब टॉप पे हुआ करता था अपराध में और महिला अपराध में सबसे ज़्यादा टॉप पर, और ऊपर से खबरें ये मिलती थी कि केस दर्ज ही नहीं होते थे। अब जब तुलना हो रही है एनसीआरबी के आंकड़ों की, तब योगी राज में तो आंकड़े लिखे जा रहे हैं, एफआईआर हो रही और उस पर एक्शन भी हो रहा है, बुलडोजर एनकाउंटर जो भी न्याय संगत है वो हो रहा है। फिर बदायूं कांड की चर्चा होने लग रही है, बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप की चर्चा होने लगी रही है, और लोग तो कह रहे हैं कि एक हाईवे बनवाकर उस पर अखिलेश यादव आज तक गिराते हैं, लेकिन हाईवे पर गैंगरेप होता था इनकी सरकारों में और ये लोग कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती, ये तो एक मिसाल है। आप संदेश क्या दे रहे हैं? और ये जो बच्चियां हैं हमारी देवी स्वरूपा, ये क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है कि तुम्हारे लुच्चे लफंगे आकर के जो है उनको नोचेंगे, खसोटेंगे और आप कह रहे लड़के लड़कों से गलती हो जाएगी? और विशेषकर ये अभयदान तब होगा जब लड़के विशेष बिरादरी के हों। ये बिल्कुल देश और प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सर्वसाध अनुचित और अन्याय है हमारी बच्चियों के साथ। और उसके अलावा कह देंगे कि हमने तो साहब कार सेवकों के ऊपर गोली से, हम सांप्रदायिक सौहार्द चाहते थे। आपने समझ क्या रखा है? बलि का बकरा बनाएंगे आप? आपको याद होगा कि 2016 में ये बताया था
बताया गया था किसी राजनीतिक रैली में, कहा था कि हमने दिसंबर 1990 में कार सेवकों पर गोली इसलिए चलवाई और मरवाया क्योंकि हम सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इससे अनूठा प्रयोग मैंने विश्व में कहीं नहीं सुना न देखा। ये और तमगे की तरफ पहना जा रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हमने आदेश दिए थे। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अच्छी कानून व्यवस्था, निष्पक्षता और निर्भीक होकर के बराबरी के साथ कार्रवाई जरूरी है। और यही नहीं, रामपुर तेरहा कांड पे आप आ जाइए। ये एक कांड थोड़ी, मैं आपको दसियों चीजें बता सकता हूं, लेकिन अभी हम फिर वो करें जो कि एनसीआरबी के डेटा से आपने जो बात शुरू की। एक आध अगर आप केस स्टडी बता दें, रामपुर तेरहा कांड या अखिलेश या मुलायम राज में ऐसा और कुछ कांड हुआ वो बता दें, फिर उसके बाद मैंने दो तो आपको बता दिया, 100 सोनार की, 1 लोहार की। रामपुर तेरहा कांड में आज जो स्मारक बना हुआ, कभी जाइए मुजफ्फरनगर, कि जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से उत्तराखंड की मांग को लेकर आए, उनके ऊपर निर्मम फायरिंग की गई। क्यों की गई फायरिंग? मैं भी मुरादाबाद में था, मैंने तो फायरिंग नहीं की, बुला करके उनको बैठाया, शांतिपूर्ण तरीके से रोका, बातचीत की, बल्कि उनके साथ पूरे शिष्टाचार के साथ उनको रोका, क्योंकि डीआईजी का कंपाउंड बड़ा होता। हमने कहा भाई जो स्नान करना चाहे स्नान करें, किसी छोटे मोटे हलवाई से पूरी सब्जी मंगा दी और सबको भैया मुन्ना करके रो करके वापस कर दिया। आप भी कर सकते थे, लेकिन ये दबाव किस बात का कि बल प्रयोग कीजिए? ये दबाव किस बात का है? मैं इशारतन बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप? इशारतन बात कर रहा हूं, होशियार को इशारा काफी है। आपने ये जो तमगा पहना कि हमने रामपुर तेरहा कांड जो करा दिया, और आपने ये जो है कि कार सेवकों पे गोली चला करके जो सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, आपकी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो अब हम लोग आ जाएं इसके ऊपर बाकी चीजें जो विकास हुआ है यूपी पुलिस का। बिल्कुल आता हूं सर यूपी पुलिस पे। मैं एक और आपका आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा था उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर, तो आपने उसमें महेंद्र फौजी के एनकाउंटर का जिक्र किया और फिर उसके बाद किस तरीके से दबाव रहा उस वक्त के प्रशासन पर, वो थोड़ा आप एक बार ओपी सिंह पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बुलंदशहर के जो बगल का जिला है, और वहां पर महेंद्र फौजी का एनकाउंटर हो जाता है। महेंद्र फौजी एक कुख्यात एक माफिया के साथ साथ बाहुबली था और डकैत था, और उसका जो आपराधिक साम्राज्य केवल उत्तर प्रदेश नहीं था, दिल्ली भी था, राजस्थान भी था, हरियाणा भी था। और ऐसे कुख्यात माफिया के मारे जाने पर ओपी सिंह ने अपनी आत्मकथा में इस चीज का वर्णन किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनसे कहा था कि हमको आपका तबादला करना पड़ेगा वरना सरकार तक गिर सकती है। एक माफिया का अगर एनकाउंटर होता है तो जो कि सर्वत्र घी के दिए जलने चाहिए थे, उस माफिया को लेकर के इतना दबाव पुलिस और प्रशासन के ऊपर। तो माफिया बड़ा है, सरकार बड़ी है। माफिया बड़ा है, अपराधी बड़ा है, या लोकतंत्र और कानून का राज्य बड़ा है? आपने चयन कर लिया कि एसएसपी को हटा दिया, उसका मनोबल। और ये जो रार पड़ी राजनीतिक, ये अंत तो गत्वा गई कहां तक? जो आपका लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था मायावती जी के साथ, ये रार वहां तक गई। तो सवाल ये उठता है कि आप बाहुबली के पीछे खड़े क्यों हैं कमर कस के? क्या आपके कमाऊ पूत हैं? आपके बूथ कैप्चरर्स हैं वो आपके आखिर इतने सगे क्यों हो? मैं बैरी सुग्रीव पियारा है, इनको छाती से लगाने का कारण क्या है? हकीकत यह है कि हर बाहुबली को, हत्यारे को, डकैत को अंततः गत्वा या तो मुठभेड़ हो या जेल में सड़े, इसके अलावा उसका कोई और विकल्प नहीं हो सकता है। सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, ये बात सच थी? आप लोग थोड़ा बताएंगे तो समझ में आएगा। बहुत बड़ी संख्या में माफियाओं की थी, लुटेरे का। अब आप चले जाइए चित्रकूट पे। चित्रकूट में अगर आप हैं तो मालूम पड़ा वहां ददुआ ठोकियां हैं। आप पूर्वांचल में चले जाइए तो वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि जो आजमगढ़ के, मुझे यादव बंधु थे, बाद में सांसद भी हुए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। लखनऊ आ जाइए तो चंद्रपाल यादव और सूर्यपाल यादव। गोरखपुर चले जाइए तो वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी। आप जहां भी देख लीजिए इस तरीके के नाम आपको मिल जाएंगे। ऐसा डिस्ट्रिक्ट ढूंढना मुश्किल है जहां पर बड़ा या छोटा आपको जंतु न मिल जाए। तो ये अच्छा ऐसा है कि स्वप्रेरणा से तो बनते नहीं, इनको बनाने के लिए बड़ा खाद पानी दिया जाता है। ये भी नहीं कि निस्वार्थ भाव से खाद पानी दिया जा रहा है, ये अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कि तुम आगे बढ़ो, हमारा पूरा सहयोग और समर्थन है, तुम राजनीति में मदद करो, और धनबल और बाहुबल और राजनीतिक बल, वोट बल को हमको भी तुम उपकृत करो। तो सारा खेल इसी बात का था। अब योगी जी के आने के बाद पूरे समीकरण सब बदल गए। क्या बदलाव हुआ सर? अब ये बताने की जरूरत है? सबकी घरों में फोटो लग गए, फातिहा पढ़ गया रॉबिन हुड, और सब जो हैं
तौलिया, बड़े बड़े तौलिए, रूमाल नहीं, बड़े बड़े तौलिया ले जाकर के जनता के सामने आंसू पोंछ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ये गरीबों के मसीहा रॉबिन हुड और यहाँ के आवाम यतीम हो गई। मतलब अगर आपकी वल्दियत सुकूनत उन्हीं से थे, चोट्टों से, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। इन चोट्टों ने कभी किसी का अपना भला किया है और किसी का भला किया। मैं चोट्टा इसीलिए कह रहा हूं कि चोट्टे थे और हमारी डिक्शनरी में हमेशा चोट्टे रहेंगे। आवाम से जरा जा करके पूछिए। और जो लोग जाके उनके यहाँ फूट फूट के रो रहे हैं, बड़े बड़े तौलिए से आंसू पोंछ रहे हैं, अच्छा किश्तों में रोते हैं। आपने अगर गौर करें, अभी आपने देखा होगा कि पीला रुमाल है, रो लिए, उसके बाद जनता का समूह है तो फिर नीला रुमाल है, कब फिर विलाप शुरू, उसके बाद फिर मौका मिला रोने का। अब ये इतना ज्यादा नाटक, हम वाकई जनता नाटक कंपनी में आपने भाग लिया होगा, ऐसा रोना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आप नहीं, तो हमारे यहाँ तो जो हमारे मानक, जो हमारे सिरमौर हैं, भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, परमवीर चक्र अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान सैनी, इनकी मज़ारें कहाँ पर हैं? और इनके बारे में आप कभी कोई गया तीर्थ यात्रा करने? आप नहीं जाएंगे। आप जाएंगे वहाँ संजरपुर आजमगढ़, जहाँ बाटला हाउस वाले जो थे, अरे इनको हटाओ, इनको देख करके हमें जो है रुलाई आ रही है, ये जो है इनको कलेजे से लगा करके। अब हम लोग तो भूल ही गए थे वन जिलों, बाटला हाउस तुम बताना भूल ही गए, संजरपुर आजमगढ़। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ जाइए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मालूम पड़ा मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हर शाख पे उल्लू बैठा है। राजवीर माला, लक्कड़ पाला, सुशील मूत, रविंद्र भूरा, कितनों के नाम गिनाता चला जाऊं तो ये तो मालूम पड़ता कि ये नर्सरी थी माफियाओं की, सत्ता के संरक्षण में। और आप कैसे समझते हैं? आप मार क्यों नहीं पाए? और योगी राज्य में आते ही सब कैसे ये मार दिए गए, सब दूसरे लोक में चले गए। आप ये बता दें कि आखिर 2017 से और उसके पहले 12 से 17 में, और तब तक कार्रवाई भी हो सकती थी, नहीं हुई। लेकिन जब आप जाके 2-3 चीजें समझ लीजिए। एक मुख्यमंत्री है अतीक भाई, अभी रामगोपाल यादव ने कहा कि अतीक भाई को न्याय दिलाएंगे हम सत्ता में आएंगे तो अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अतीक भाई को आप क्या न्याय दिलाएंगे, ये हमें और बता दें। अतीक भाई ने जितनों का कत्ल किया, जिनको की संपत्ति उसने लूटी है, उनको वापस कराने के बारे में तो आपने कहा नहीं, वो पीड़ा आपकी नहीं है। अब अतीक भाई को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि आप सत्ता में कब आएंगे नहीं आएंगे ये तो यक्ष प्रश्न है, पता नहीं आए भी कि ना आए। लेकिन अगर आप वाकई गंभीर हैं कुछ करने के लिए, तो आपकी पार्टी में तो बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, जाकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कीजिए, पिटीशन दीजिए राष्ट्रपति महोदया को, कुछ कार्रवाई कीजिए, जन जागरण कीजिए। वो आप करेंगे नहीं। तो बातों से आप लोग, राजनीति मेरा विषय नहीं है, और इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं वो नहीं समझता हूं कि जो मैं कहूं उसको करूं, और जो मैं नहीं कर सकता उसको मैं कहूंगा नहीं। तो मेरा परामर्श ये होगा, बड़े कद्दावर नेता है देश के प्रोफेसर साहब, आपकी पार्टी में बड़े हैं, सस्ता मुफीद मैं मशवरा दे रहा हूं कि जाकर के एक आध PIL वगैरह दाखिल करें, और न्याय कुछ नहीं, जनता खड़ी हो जाएगी विद्रोह में आपके खिलाफ। जो बची कुची कसर है जनता पूरी कर देगी। ये घड़ियाली आंसू और ये जो सहानुभूति के आंसू और संवेदना के जो शब्द हैं, ये बड़े भारी पड़ेंगे आपको। और जनता के सामने तो एक निर्णय है, एक अतीक भाई, एक तो जब तक उनके जीवन काल में आपने भरपूर उनको ऑक्सीजन, ऊर्जा, खाद पानी दिया, मरने के बाद आप कसम उठा रहे हैं कि हम अतीक भाई को न्याय दिलाएंगे। एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे। चयन आपके हाथ में है कि आप अपनी संतान, अपने घर की महिलाओं, उनको लेकर के कितने गंभीर हैं, उनकी सुरक्षा और वेलबींग को लेकर के, और आप किसको मुख्यमंत्री चाहेंगे। मेरी तरफ से मैं कहूंगा कि जो अतीक के साथ खड़ा है वो राजनीति करने योग्य नहीं है, जो मुख्तार के साथ खड़ा है राजनीति करने योग्य नहीं है। उसको तो चाहिए कि, मैं तो ये भी कहूंगा, आखिर इतने गहरे संबंध अगर गिरोह से हैं तो माफिया से, तो STF ATF जरा जांच कर ले कि आखिर अगर ऐसा तो नहीं कि कोई वित्तीय संबंध अगर हो और प्रमाणित हो, तो गैंग मेंबर के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ भी होनी चाहिए। सर, आपने बयानों की चर्चा की तो फिर मुझे एक बयान आजम खान का भी याद आ रहा है। जब बुलंदशहर में एक परिवार के साथ गैंग रेप हुआ, 14 साल की बच्ची और उसकी माँ के साथ हाईवे पर, उसके बाद सबको सज़ा भी हुई। आजम खान ने कहा राजनीतिक रूप से मुसलमान लड़के थे इसलिए फंसाने की कोशिश की गई।
और तब का बयान, अब का बयान, बयानों का भी बहुत फर्क पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? एक परसेप्शन जाता है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। बलात्कार का कोई आरोपी है, हमारा समाज और हमारा जो परंपराएं हैं, बलात्कार में आप वो आरोपी हैं, तब तक आप अछूत रहेंगे और आपकी रोटी पानी तब तक बंद रहेगा जब तक कि आप बेगुनाह साबित ना हो जाए। उनके प्रति सहानुभूति मन कर्म वचन से एक पाप है, इलीगल तो है ही है, पाप भी है। और मैं घोर भर्त्सना करता हूं इस तरीके के निकृष्ट बयानों की, और जिन्होंने ऐसे निकृष्ट बयान दिए हैं वो खुद भोग रहे हैं अपने कर्मों का फल। उन्हीं साहब का एक बयान और है कि ये पुलिस वाले इनसे जूते साफ कराऊंगा। बहुत बयान वायरल हुआ था चुनाव के दौरान, किसी आईएएस को उन्होंने बोला था, हालांकि उन्हीं ने आईएएस ने बाद में फिर उनको, ये तनखैयां हैं, डरियो मत। हाँ। ये तनखैयां हैं, डरियो मत। देखिए, हर नेता को मैं बड़ी विनम्रता कहता हूं, आप राजनीति में हैं, राजनीति कीजिए। और जो सरकारी नौकर है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, आपका नौकर नहीं है। इसलिए ये मुगालता अगर आपको है कि आप जूते साफ करवा लेंगे, तो वक्त ने आपके शब्दों को ऐसा तार तार कर दिया कि अब कौन किसका जूता साफ कर रहा है ये आप खुद समझ सकते हैं। मैं आज भी, मुझे बड़ी सहानुभूति है उनके साथ, जो कार्रवाई हुई सरकार ने की, ये जो सरकार अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन अब कौन किसके जूते साफ कर रहा है? कौन किसके जूते साफ कर रहा है? ज्यादा बड़बोला भरा नहीं, क्योंकि ऊपर अहंकार जो है प्रभु का भोजन है, अहंकार नहीं करना चाहिए। आप बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन आपने अपनी दुर्गत अपनी बदजुबानी से की है। सर, कद्दावर नेता थे या फिर मुख्यमंत्री ही थे अघोषित रूप से? आप कह सकते हैं कद्दावर के, क्योंकि ये तो विचारणीय है, लेकिन हाँ, बड़े सशक्त और बड़े कद्दावर नेता थे। लेकिन अब आज के जो हालात हैं, उनकी बदजुबानी, उनके द्वारा की गई नाइंसाफ़ी और उनके द्वारा किए गरीबों की हक तलफी, परिणाम आपके सामने है। सर, आज जब उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर होता है, बुलडोजर कार्रवाई होती है, और वो अतीक पर भी हो रहा है, विकास दुबे पर भी हो रहा है, लेकिन फिर पक्ष कहता है कि जातियां देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर ठाकुर हो तो इस राज्य में, योगी सरकार में तुम खुश रहोगे, ब्राह्मण हो और जाति हो तो परेशानी होगी। ये सच है? इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण बयान मैंने सुना भी नहीं, सुना तो बहुत है, इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ घटिया कोई आरोप हो नहीं सकता है। आप पत्रकार हैं, कितने, मैं गिना दूं कितने ठाकुरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। फिर लोग कहते हैं कि आखिर ब्रिजेश सिंह का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, आप धनंजय का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, आप विनी सिंह का? क्या इनकी बीवियां जो हैं हजारों करोड़ का माल लेके भूमिगत हो गई हैं? क्या इनके लड़कों ने जाकर के सरेआम हजरतगंज में या प्रयागराज में हत्याकांड की है, बमबाजी की है? अगर की हो तो बता दीजिए। ये मैं कहता हूं कि अगर न इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए 24 घंटे में, अगर 10 साल में भी कोई आरोप इनके ऊपर लगा हो तो हमें बता दें। लेकिन आपकी इच्छा के लिए, कि जैसे भगवान राम से कहता कि क्योंकि तुन्होंने ये कह दिया तो अब सीता मैया को जब तक नहीं, वो होने वाला नहीं है। और ये घटिया सोच मैं आपको बता दूं, एक राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, राष्ट्रीय स्तर के, जनपद लेवल के नहीं, मोहल्ला लेवल के नहीं, गांव लेवल के नहीं, राष्ट्रीय स्तर के, इस सर आप बड़े बेमौके आप रिटायर हो गए। अगर आप आज होते तो आज होता तो क्या हो जाता? मैं डीजी ही रिटायर हुआ, लंबा कार्यकाल भगवान ने दिया। अगर मैं आज होता तो गवर्नर जनरल हो जाता या गवर्नर हो जाता, क्या हो जाता मैं? लेकिन सोच उनका काला चश्मा राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार महोदय का, कि आज अगर आप, तो ठाकुर होने का पूरा प्रसाद आपको आज मिल जाता। सोच रहे हैं? अच्छा। राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार की अगर इतनी कुंसित सोच हो सकती है, तो आम आदमी के क्या? आप ये बता दें कितने ठाकुरों को लाभ मिला हो तो बता दें। आप बता दें हमें, आज की तारीख में चीफ सेक्रेटरी कौन है, किस जात का है? बिल्कुल। और अगर कोई, अगर आईपीएस में या किसी जगह ठाकुर है, तो सिर्फ इसलिए ठाकुर है तो आप उसको बर्खास्त कर देंगे या उल्टा टांग देंगे आप? सबको अपनी प्रतिभा के अनुरूप उपयुक्त नियुक्तियां मिल रही हैं अब जी, जी। और रही बात माफिया की, मैंने आपको बता दिया, अतीक की बीबी कहां है? सर, वही तो हम लोग भी खोज रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा। मुख्तार की बीबी कहां है? इन सबकी बीवियां हजारों करोड़ की संपत्ति लेकर के जो भूमिगत हो गई हैं, और जो ठाकुरों को बात, इनके काम कर दीजिए। अरे भाई, अगर कोई अपराध हो बता दो तो उनका नाम गैंग लिस्ट में आ जाएगा, इनाम हो जाएगा, ये भी अकाउंट फॉर हो जाएंगे। वो कोई माइका लाल नहीं करेगा। बचन बहादुर और जबान की जो जहरीली जबान है कि आप कर दीजिए, आपके चाहने से नहीं होता है। आप अगर मणिकर्णिका घाट जाए बनारस में, तो वहां जो
शवदहन के लिए लकड़ी रखता है, वो भी रखता है शुभ लाभ। हम्म। वो चाहता है कि लोग और मरें, तो उनके चाहने से लोग नहीं मरेंगे। वो प्रभु जब चाहेंगे तभी मृत्यु आएगी। लेकिन अभी भी पुलिस पर सवाल उठा ही रहे हैं अखिलेश यादव लगातार सर। अभी अजय पाल शर्मा पे ही बात कर लें, एजेंट बता दिया उन्होंने, भले वो चुनाव ऑब्जर्वर चुनाव आयोग ने बनाकर भेजा। दूसरा, यूपी के प्रशासन पर भी सवाल कि इशारे पर इनकी गोलियां चलती हैं। 5 कालिदास मार्ग से जो कहा जाता है उसी इशारे पर फिर गोली चलती है। वो उनकी जो है दूरदर्शिता है और असंयत बयान है। भाई, पुलिस को एजेंट बताया सरकार का। राजनीति का अगर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पुलिस बहुत अच्छी है। क्या ये कहेंगे कि पुलिस उत्कृष्ट कार्य कर रही है, बुलडोजर बहुत सही काम कर रहे हैं? जिस दिन ये कह देंगे राजनीति खत्म हो जाएगी, फिर कोई काम धाम देखेंगे फिर वो। ये उनका कहना शायद राजनीति की स्वार्थ सिद्धि के लिए आवश्यक है। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं, आपकी पार्टी में तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं और निःशुल्क आपका कम खर्च बाला नशीन पीएल दाखिल कर दीजिए। और कोई फर्जी इनकाउंटर होता है तो उसमें आप हत्या का मुकदमा लिखवा सकते हैं, लिखवा दीजिए। हम चाहेंगे कि अगर कोई फर्जी इनकाउंटर हो तो हत्या का मुकदमा आप लिखवा दें, वो आप नहीं लिखवाएंगे। आरोप प्रत्यारोप, अजय पाल शर्मा को के कार्य और आचरण को देखने के लिए निर्वाचन आयोग है, हाईकोर्ट है, सब है। आपके आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। आपके आरोप में अगर जरा सा भी दम होता तो आप जाकर के पश्चिम बंगाल में तो योगी सरकार थी ने मुकदमा लिखा देते, वो आपने लिखाया नहीं, मुकदमे लिखाए नहीं है, बस आरोप के आरोप आप दिए जाएं। मुठभेड़ अगर फर्जी होती है तो कौन पुलिस अधिकारी कर्मी, आज कांस्टेबल हमारा बीटेक LLB MA डॉक्टरेट, 2 कांस्टेबल नोएडा पुलिस के हमारे यहाँ PhD कर रहे हैं साइबर क्राइम के ऊपर। ये वो नहीं है जो 40 साल 50 साल पहले का पुलिस था कि आपने कहते कि जी सरकार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम अपनी पुलिस भी AI हो रही है। पुलिस का AI में कांस्टेबल PhD कर रहा है मेरी यूनिवर्सिटी में जहां बैठे हैं। तो ये वो पुलिस नहीं है कि आपने कुछ अनर्गल और इलीगल आदेश दिया तो हम कह देंगे जय हिंद सरकार ये कल तक पूरा हो जाएगा। वो जमाने चले गए। अब होगा हुजूर इसके कानूनी रवैये को तौलवा लें, लीगल ओपिनियन ले लें। अगर लीगली करेक्ट होगा मैं कर दूंगा, अगर लीगली करेक्ट नहीं होगा तो नहीं होगा सर, नहीं होगा। फिर हमारा सिपाही भी आज जो है वो कानून अधिकांश नेताओं से ज्यादा जानता है। मतलब कि 17 के बाद यूपी का कांस्टेबल भी उतनी पावर रखने लगा है कि वो फैसले थोड़ा बहुत जानकारी और उसका मैंने तो कभी नहीं देखा कोई कांस्टेबल साइबर क्राइम में PhD की, उसको जरूरत क्या है? उसको मालूम है कि आगे पढ़ेगा, कैरेक्टर रोल अच्छा रखेगा, कार्य और आचरण अच्छा रखेगा तो डिप्टी SP और एडिशनल SP तक जा सकता है। ये उसको मालूम है। इसमें सरकार कितना मदद कर रही है सर? बहुत मदद कर रही है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए, प्रमोशनल एवेन्यूज बढ़ाने के लिए आपने 2,20,000 आपने देखा कि सिपाहियों की भर्ती हुई। उसके अलावा आपने देखा कि सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई। आपने देखा होगा प्रमोशन के चांसेस। आज आप देख लीजिए कि जो जिलों में SPs हैं, आप ये देखेंगे कि जब तक हम SSP होते थे वो उतने दौर में तो आज DIG हो रहे हैं। जब मैं DIG था उस दौर में लोग IG और ADG हो रहे हैं। प्रमोशंस बहुत फास्ट हो और हर स्तर पे, ये भी नहीं कि केवल डिप्टी SP या IPS पे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हर लेवल पे प्रमोशन फास्ट हो रहे हैं। आप सुख सुविधा ले लीजिए। हमारे टाइम में मतलब कांस्टेबल घड़ी नहीं खरीद पाता था। आज आप पुलिस लाइन चले जाइए, आपको कांस्टेबल को एक बहुत सुखद अनुभव होगा कि हाँ, कांस्टेबल और DGP के रहन सहन के स्तर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स DGP खाते होंगे शायद वही कॉन्फ्लिक्ट्स सिपाही भी खाता होगा। कांस्टेबल के घर के बाहर भी आपको 4 व्हीलर मिल जाएगी, उसके घर पे भी आपको AC मिल जाएगा। पहले कहा मेरा पहला AC तब आया जब मैं SSP कानपुर हुआ। जब मैं SSP कानपुर हुआ 1991 में, तब मेरा पहला AC आया और तभी गाड़ी में भी AC लगा, वरना गाड़ी में AC नहीं होते थे। अब तो खैर गाड़ी में AC बिल्ट इन होते हैं, लेकिन घर का AC 16 साल की 17 साल की नौकरी के बाद आया। सर, आप जब नियुक्तियों और भर्तियों की बात कर रहे हैं तो पिछले साल मैंने उत्तर प्रदेश के ही पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह का इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया कि भर्ती आयोग नहीं था, यादव आयोग था, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या ये सच था कि ऐसी भर्तियां होती थी? पुलिसिंग में भी ऐसा होता था? ये बताइए कि जो भर्ती हुई थी उसमें 1-2 भर्तियां तो निरस्त हो गई, 16 IPS ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए, और वो जो भर्तियां होती थी उसमें खुले हुए, एक लड़का था जिसने इंडिया टुडे में एक आर्टिकल लिखा था, अब वो उसका नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, लेकिन उसने लिखा था कि जितने भी महत्वपूर्ण पद उत्तर प्रदेश में हैं, महत्वपूर्ण थाने हैं, वहां पर एक विशेष जाति के लोग बैठा दिए गए। सर, क्या ये भी सच था कि मुलायम और अखिलेश राज में FIR नहीं लिखी जाती थी, और खास वर्ग का अगर अपराधी है तो? ये बताया जाता है,
लेकिन चूंकि मैंने इसको देखा ही नहीं है, मैंने सुना है, लोग बताते भी थे और पुलिस अधिकारी बताते थे कि अगर एफआईआर जैसे, देखिए जब तक आप स्पेसिफिक्स की बात ना करें तब तक वो फिर आरोपी रह जाता है, उसकी मान्यता नहीं रहती है। आप मुजफ्फरनगर दंगे पे आ जाए जी, ठीक है ना, 4 चरणों में एफआईआर नहीं हुई और जब हताश हो गए, आपके सवाल का जवाब है ये, तब ये दंगा हुआ कि फिर हम जब बिल्कुल हताश हो गए हैं, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, उसके बाद फिर हिंसा शुरू हो गई। अगर एफआईआर हो जाती और किसके खिलाफ, जाटों की, मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन चूंकि जाट पीड़ित पक्ष था, मुसलमान आरोपी पक्ष था और उसके आरोपी जो कि मुस्लिम था, यह बताया जाता है कि आजम खां के प्रभाव के कारण वहां पर एफआईआर नहीं हुई और एफआईआर नहीं हुई उसके बाद प्रभावी कार्रवाई भी नहीं हुई, जिसके चलते मुजफ्फरनगर का दंगा हो गया। तो आपकी बात का तो मैं प्रमाण दे रहा हूं सर। और ये जवाहर बाग में क्या हुआ सर, वहां भी ऐसा कुछ? एक मिनट, जवाहर बाग मथुरा, आप गए हैं जवाहर बाग, देखा आपने? जी मैं देखा। एक कितने एकड़ में एक बहुत सुंदर वृक्ष, पुराने 100 साल पुराने वृक्ष, एक दिव्य स्थान वहां पे मालूम पड़ता था कि जवाहर बाग है। और उसके बाद एक तथाकथित एक भूमाफिया वहां पहुंच जाता है, पहुंचता नहीं है, पहुंचाया जाता है। और पहुंचने के बाद गेम प्लान ये था कि हजारों करोड़ की वो बेशकीमती जमीन पे कब्जा हो जाए, पेड़ कटवा करके उसको टिम्बर माफिया को दे दिया जाए। ऑर्डर्स आते हैं, कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है। फिर हाईकोर्ट का जब ऑर्डर आया, कंटेम्प्ट चला, जब उसके बाद पुलिस हो आती है, तो उसके बाद ये जो है टिकली चोर पुलिस पार्टी के ऊपर मनबड़, क्योंकि उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करता है। और फायर करने के बाद आपको मालूम ही है कि उसमें एक राजपत्रित अधिकारी और पुलिस कर्मियों की शहीद हुए थे। और चूंकि अगर एफआईआर हो जाती, निकाल नहीं, मजाल है ये, आपने जिसकी जमीन समझ में आया, नोएडा में आपने कब्जा कर लिया। अतीक क्या करता था, प्रयागराज हो, लखनऊ हो, कहीं पे जो जमीन पसंद आई वो हमारी। इसी तरीके से यही मुख्तार का भी यही था। इसी तरीके से ये राम वृक्ष यादव, तो राम जी, वृक्ष जी और यादव जी जो हैं, इनका तीनों का समावेश अगर हो जाता है तो ये राम वृक्ष यादव का प्रागट्य हुआ। और वो भगवान जाने कौन सा टिकट चला रहे थे, कौन सा सिक्के चला रहे थे, और वो अपनी सरकार चला रहे थे, बिना सरकारी संरक्षण के हो सकता था। एक चौकी इंचार्ज 50 जूते मार के भेज देता था, राम वृक्ष जी के वहीं कट के अलग हो जाते। लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। वो फिर करोड़ों रुपए की बेशकीमती लकड़ी, अरबों रुपए की वो जमीन जवाहर बाग की कैसे आ जाती। लेकिन जो एसपी मथुरा रहे थे, उनकी पीड़ा मैं आज को बता दूं कि साहब, मुझे लगता था कि जैसे मेरी छाती पे गोली चली है जब वहां पर जवाहर बाग का कांड हुआ। ऐसे बेशकीमती बड़े बड़े पेड़, उनको कटवाना, वहां पर जाके पुलिस कर्मियों के ऊपर हत्या, ये राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं था। और बताइए सर। और मैं संभल में बात करना चाहता हूं, जो कुछ भी हुआ पिछले कुछ सालों में, पुनर्जागरण कहा गया योगी सरकार की तरफ से। सपा सरकार ने कहा कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने का जरिया है। फिर तमाम और बयान राजनीतिक रूप से आए। आपको क्या लगता है जो वहां पर पुलिस ने काम किया, वो चाहे के बिश्नोई हो, अनुज चौधरी हो, इन लोगों ने सही काम किया? जो काम पुलिस और प्रशासन ने किया, जिसमें मैं के बिश्नोई नाम है एसपी का जी, और अनुज ने, हालांकि अनुज ने, उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन जो काम अनुज चौधरी ने किया, के बिश्नोई ने किया, जिलाधिकारी डॉक्टर पेश ने, हाँ, बहुत अच्छा काम किया। और मैं राजेंद्र पेंसिया बहुत ही उत्कृष्ट और अच्छा काम किया, और मैं समझता हूं उनका अलंकरण होना चाहिए। उन्होंने जो काम करके दिखा दिया, क्योंकि ये परेशान करने की बात ही तो वही बात है कि डकैत डकैती डालने आ रहा है और हम डकैत को पकड़ लें, मार के हाथ पर तोड़ देकर, डकैत के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं हो रहा है, ये उसके ऊपर उनकी सेवा उपचार हो रहा है। क्योंकि किसी का अधिकार नहीं है कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करे, पूजा स्थलों पे कब्जा करे। ये किसी का अधिकार है क्या? ये किसी का अधिकार है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अधिकार नहीं है तो जो अनाधिकार चेष्टा की है, उसको, जो ऐतिहासिक गलतियां थी उनको आप खत्म कर रहे हैं, उसमें तो आपको अलंकरण होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से सरकार, के बिश्नोई, पेंसिया और अनुज चौधरी के साथ खड़ा हूं, और शासन को मैं बधाई दूंगा। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं फिर एक संस्तुति और करूंगा जो सरकार ने शुरू किया है। जो पुराना वाला दंगा हुआ था संभल में, जो कि रजिस्टर तो हुआ मगर विवेचना नहीं हुई, उसकी विवेचना करें, और जो दंगाई थे उनको पकड़ कर, अगर जिंदा हैं अब तक, तो उनके खिलाफ करें कार्रवाई। और
उस पक्ष की जो हिंदू पक्ष की ज़मीनें और मकान कब्जे किए गए थे उनको वापस दिलवाया जाए। सर वहाँ तो ये भी आरोप लग गए, मतलब आरोप क्या लगे, पूरे पूरे सबूत मिले कि सांसद लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल पावर सेंटर चला रहे थे, सब स्टेशन बना लिया था। अब आजम खान तो कहें चूंकि ये एक अमुक बिरादरी के हैं, तो अमुक बिरादरी के हैं तो क्या चोट्टापना करना या आपका अधिकार है क्या? आप पावर सेंटर देश की बिजली चोरी करेंगे, पैसा नहीं देंगे, आप चेले चपाटों को अपने वोट बैंक को मुफ्त बिजली दिलाएंगे? ये नहीं होने वाला है। सर आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश के लिए अभी भी जरूरी हैं? ये सवाल ही आपका गलत है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए जरूरी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कारण यह है कि बड़े भाग्य, जब आपका पुण्य का प्रागट्य होता है तो सन्यासी राज्य अध्यक्ष होता है, क्योंकि सन्यासी का आपकी जेब में हाथ डाल के निकालने का पैसा कोई औचित्य नहीं है। और सन्यासी वैसे भी क्योंकि अंतर्तृप्त होता है, सचरित्र होता है, इसलिए एक मानक होता है और देश की और प्रदेश की दिशा और दशा दोनों में अभूतपूर्व सुधार हो सकता है और हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी बातें साझा करने के लिए। बाकी आप दर्शकों को ये बातचीत कैसी लगी? एनसीआरबी के आंकड़ों से लेकर दोनों सरकारों की तुलना भी हमने की और तमाम ऐसे केस स्टडी पर भी हमने चर्चा की जो शायद आपको नहीं पता रहे होंगे। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहेगा इन्वेस्ट न्यूज़ पर लगातार देश और दुनिया की खबरों के लिए, और ऐसे तमाम सक्सेस से मुलाकात करवाता रहूंगा, बातचीत करता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार। नमस्कार।